हेलो गाइस, मैं हूं शिवम और आपका स्वागत है शिवम एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग बताएंगे जो कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिनमें 5 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4 और P5 और इनका अराइवल टाइम है 31095 सिक्वेंशियली और इनका बस टाइम है 5, 7, 2, 1 और 3। इन्हें मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ लाइन खींचकर। अब राउंड रॉबिन को सॉल्व करना है तो आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान मेथड बताऊंगा। इसके लिए आपको दो बॉक्स बनाने हैं। एक बॉक्स सीधा बना देंगे जिसमें हम प्रोसेसेस लिखेंगे और उसका बस टाइम माइनस करके लिखते जाएंगे, और दूसरा एक रेडी क्यू आपको बनाना है। तो मैं यहाँ प्रोसेस बॉक्स में प्रोसेस लिख रहा हूँ P1, P2, P3, P4, P5 और अब हम एक रेडी क्यू बनाएंगे जिसमें हम प्रोसेसेस को लिखेंगे ताकि उनका सीक्वेंस हमें पता रहे। राउंड रॉबिन में रेडी क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यह नहीं बनाते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आपका आंसर गलत आ सकता है। अब हम एक गैंट चार्ट बनाएंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही से गैंट चार्ट जनरेट कर लिया यानी बना लिया तो आप TAT, WT और रिस्पॉन्स टाइम ये सब आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे और आपका आंसर भी सही होगा। तो चलिए सबसे पहले गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट कुछ इस प्रकार बनता है जिसमें हम प्रोसेसेस को एलोकेट करते हैं। अब हम यहाँ पर गैंट चार्ट में प्रोसेस को एलोकेट करेंगे तो देखेंगे सबसे कम अराइवल टाइम किसका है। तो P3 का सबसे कम अराइवल टाइम है, ये 0 में ही पहुँच जाती है तो इसे 0 से स्टार्ट करेंगे। P3 को एलोकेट कर दिए 0 में और हम देखेंगे इसका बस टाइम 2 है और टाइम क्वांटम भी हमारा 2 है। तो हम जितना टाइम क्वांटम है उतना ही प्रोसेस को चलाते हैं, तो 0 से 2 चलाएंगे। लेकिन हमारा बस टाइम भी 2 था तो हमारी प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पर चल चुकी है। तो हम इसे बाहर कर देंगे टर्मिनेट और यहाँ रेडी क्यू में P3 को लिख लेंगे और इसे टर्मिनेट करने के बाद हम देखते हैं 0 से 2 तक में कौन कौन सी प्रोसेस और आ गई हैं रेडी क्यू में। तो यहाँ पर P2 आ गई है जिसका अराइवल टाइम 1 है, तो हम P3 को कट कर देंगे और P3 को बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे हम एरो बना देते हैं, मतलब हम इसे बाहर टर्मिनेट हो गई, बाहर निकाल रहे हैं। तो याद रखिए जो भी प्रोसेस गैंट चार्ट में लिखेंगे वह रेडी क्यू में आने के बाद ही लिखेंगे। तो अब यहाँ पर गैंट चार्ट में P2 है और P2 को 7 यूनिट चाहिए कंप्लीट होने में, लेकिन टाइम क्वांटम 2 है तो हम इसे 2 यूनिट ही एग्जीक्यूट करेंगे। हमने ऊपर प्रोसेस चार्ट जो बनाया है उसमें भी हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ P3 कंप्लीट हो चुके हैं तो इसे कट कर रहे हैं। अब यहाँ पर P2 को हम एग्जीक्यूट के, इसका बस टाइम 7 था लेकिन यह 2 यूनिट चला तो 2 + 2 4 हो जाएगा और हम देखेंगे 4 तक में कौन कौन सी और प्रोसेस आ गई हैं। तो अराइवल टाइम जिनका 4 के अंदर होगा तो यहाँ पर P1 आ गई है प्रोसेस रेडी क्यू में, क्योंकि इसका अराइवल टाइम 3 है तो P1 आ गई है। और प्रोसेस बॉक्स में ऊपर जो हमने बनाया है उसमें हम P2 का बस टाइम बचा हुआ लिखेंगे। तो 7 था पहले, अभी हमने इसे 2 यूनिट एग्जीक्यूट कर दिया तो अब यह 5 बचा। यह आपकी सरलता के लिए है, अगर आप इसे बनाते हैं तो आपको बाद में पता रहेगा जब फिर से एग्जीक्यूट करेंगे कि अभी P2 का कितना बचा हुआ है। और यहाँ से P2 को कट करेंगे रेडी क्यू में और P1 के बाद यानी प्रोसेस के बाद रख देंगे लास्ट में। अब देखते हैं रेडी क्यू में कौन है। तो P3 P2 कट हो चुकी हैं तो P1 बचा हुआ है रेडी क्यू में, तो P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो P1 का बस टाइम 5 है लेकिन टाइम क्वांटम 2 है तो हम इसे 2 बार ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो 4 + 2 6 हो जाएगा यहाँ पर। और ये हम देखेंगे कि 6 तक में और कौन सी प्रोसेस पहुँच गई हैं। तो 6 में P5 भी पहुँच गई है क्योंकि इसका अराइवल टाइम 5 है जो कि लेस देन 6 है। तो हम P5 को भी रेडी क्यू में लास्ट में इंटर कर देंगे। और P1 का हम देखेंगे कि कितना अभी बस टाइम बचा हुआ है। तो P1 पहले 5 था जिसको हम 2 यूनिट अभी अभी चला चुके हैं, यानी ये बस टाइम 5 में 2 यूनिट हम उसे एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तो 5 - 2 3 बचा हुआ है इसका, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिख दे रहे हैं, 5 को कट करके 3 और इसे कट करके हम रेडी क्यू के लास्ट में लिख देंगे P1। अब हम देखते हैं रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस है। तो P2 है रेडी क्यू में और प्रोसेस बॉक्स में आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने इसे पहले 2 यूनिट चलाया था, अभी 5 बचा है लेकिन टाइम क्वांटम 2 है तो वापिस से हम इसे 2 ही चलाएंगे। तो 6 + 2 8। अब इसे 5 को कट करके 2 माइनस कर देंगे, यानी 5 में 2 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पर हमारा स्टेट 8 तक पहुँच गया है। अब देखेंगे 8 तक में कौन कौन सी प्रोसेस और अराइव हो गई हैं। तो P4 अभी 9 ही है, यह नहीं अराइव हुई तो P2 को कट करके लास्ट में लिखेंगे। अभी कोई नहीं अराइव हुई इसलिए इसे कट करके डायरेक्ट लास्ट में लिख देंगे। अब देखेंगे रेडी क्यू में कौन सी है। P5 है रेडी क्यू में, तो P5 को यहाँ पर एग्जीक्यूट हमें करना है। तो अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, टाइम क्वांटम जितना है। तो इसका चाहिए बस टाइम 3 लेकिन टाइम क्वांटम हमारे पास 2 ही है
तो हम यहाँ पर इसे 2 यूनिट एग्जीक्यूट करेंगे, तो 8 + 2 10 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ P5 को 1 यूनिट बचा हुआ है, तो यहाँ हम प्रोसेस बॉक्स में लिख देंगे। पहले इसे चाहिए था 3 यूनिट, हमने 2 यूनिट चलाया तो 1 बचा, यानी इसे अभी 1 बार एग्जीक्यूट करना है और चेक करना है कि 10 तक में कौन कौन सी प्रोसेस अराइव हो चुकी हैं रेडी क्यू में। तो यहाँ P4 भी अराइव हो चुकी है क्योंकि इसका अराइवल टाइम 9 है और हमारा CPU 10 टाइम चल चुका है, इसलिए P4 को हम क्यू में इंसर्ट करेंगे और P5 को कट करके क्यू के लास्ट में लिखेंगे। हमेशा रेडी क्यू में प्रोसेस आने के बाद ही उसे कट करके लास्ट में शिफ्ट किया जाता है। अब रेडी क्यू में P1 है सबसे फर्स्ट में, हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब ऊपर प्रोसेस बॉक्स में देखते हैं तो इसका एग्जीक्यूशन 3 टाइम बचा हुआ था, लेकिन टाइम क्वांटम 2 है तो इसे 2 बार ही एग्जीक्यूट करेंगे, तो 10 + 2 12 हो जाएगा और इसे 3 से कट करके 1 लिख देंगे क्योंकि 2 टाइम ये चला चुके हैं तो 1 बचा हुआ है इसका एग्जीक्यूशन, और इससे भी कट करके हम लास्ट में लिखेंगे। हमारी सारी प्रोसेस अराइव हो चुकी हैं, तो अब हमें यह नहीं देखना कि किसे अराइव करना है, और सारी प्रोसेस अराइव हो चुकी हैं तो अब हमारा काम आसान है। अब देखते हैं क्यू में कौन सी है, P2 है प्रोसेस, और P2 का एग्जीक्यूशन अभी 3 टाइम बचा हुआ है, आप प्रोसेस बॉक्स में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम क्वांटम में हमें 2 बार ही एग्जीक्यूट करने को बोला गया है, तो हम इसे भी 2 बार फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो P2 को 2 बार एग्जीक्यूट करेंगे तो 12 + 2 14 हो जाएगा यहाँ पर, और इसे कट करके 1, यानी इसका एग्जीक्यूशन 1 टाइम बचा हुआ है, और इसे फिर से कट करके हम रेडी क्यू के लास्ट में इंसर्ट कर देंगे। पेज एंड हो गया, इसलिए मैं थोड़ी नीचे लिख दे रहा हूँ इसी को, और देखते हैं यहाँ रेडी क्यू में कौन सी है। तो रेडी क्यू में P4 है, तो अब हम P4 के एग्जीक्यूट करेंगे। P4 अभी यही है, पहली बार इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसे 1 टाइम बस टाइम चाहिए, यानी इसे हम एग्जीक्यूट 1 टाइम ही करेंगे, जबकि टाइम क्वांटम 2 है, लेकिन हमें इसे 1 टाइम ही एग्जीक्यूट करना है जितना इसका बस टाइम होगा। तो इसे 14 + 1 15 और इसे कट कर देंगे, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से P4 टर्मिनेट हो गई, यानी कंप्लीट हो गई है, और वहाँ प्रोसेस बॉक्स से भी हम इसे 0 लिख दिए हैं, और इसका एग्जीक्यूशन नहीं बचा है तो इसे हम कट कर देंगे रेडी क्यू से। अब देखते हैं रेडी क्यू में P5 है, तो हम P5 को एग्जीक्यूट करेंगे। P5 प्रोसेस बॉक्स में अभी 1 यूनिट बचा हुआ है, देख सकते हैं आप, और इसका टोटल बस टाइम 3 था, हमने इसे 2 यूनिट पहले चलाया था और अभी 1 बचा हुआ है, तो अब P5 को 1 बार चलाएंगे, यानी 15 to 16, और यह कंप्लीट हो गई है, तो इसे हम टर्मिनेट कर देंगे और प्रोसेस चार्ट से भी हटा देंगे, रेडी क्यू से भी रिमूव कर देंगे। यहाँ पर P1 P2 रेडी क्यू में है, अब P1 है तो P1 को चलाएंगे। P1 का एग्जीक्यूशन 1 टाइम अभी बचा हुआ था, तो इसे हम 1 टाइम चलाएंगे, तो 16 to 17। अब P1 को कट कर देंगे क्योंकि यह कंप्लीट हो चुकी है, और रेडी क्यू से भी हटा देंगे, और P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। P2 का भी एग्जीक्यूशन अभी 1 यूनिट बचा हुआ है, तो हम P2 को 1 यूनिट चलाएंगे, 17 to 18, और इसे भी हम रेडी क्यू और प्रोसेस चार्ट से हटा देंगे, यानी यह टर्मिनेट हो गई। तो अब हमारा गैंट चार्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम इसका टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, TAT। तो TAT इक्वल टू होता है CT यानी कंप्लीसन टाइम माइनस AT यानी अराइवल टाइम। ईच प्रोसेस का अलग अलग TAT होगा। सभी की मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, P1 की हेडिंग, P2, P3, P4 सभी को एक साथ लिख दे रहा हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। देन हम इसे लाइन से इसका TAT काउंट करेंगे। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीसन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का कंप्लीसन टाइम 17 है। चार्ट में आप देख सकते हैं जहाँ पर P1 लास्ट में टर्मिनेट हुई है ये वह कंप्लीसन टाइम होता है, और माइनस 80 अराइवल टाइम आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 3 है, और इसको माइनस करेंगे तो 14 आएगा। देन इसी तरह P2 कहाँ पर कंप्लीट हुई है, लास्ट से स्कैन करिएगा तो 18 पर यह कंप्लीट हुई है, और इसका अराइवल टाइम है, माइनस कर देंगे, अराइवल टाइम इसका 1 है, तो 1 माइनस करेंगे तो यह 17 हो जाएगा। अब इसी तरह हम P3 का देखेंगे तो लास्ट से स्कैन करेंगे तो P3 एकदम 2 में ख़त्म हो गई थी फर्स्ट बार में ही, तो इसका 2 कंप्लीसन टाइम है, माइनस अराइवल टाइम P3 का 0 है क्योंकि ये 0 में अराइव हुई थी, तो यह हो जाएगा 2, इसका TAT 2 हो गया। इसी तरह 4 का हम देखेंगे तो लास्ट से स्कैन करने पर 4 15 में कंप्लीट हुई है, तो 15 माइनस, और इसका अराइवल टाइम 9 था, तो 15 माइनस 9 इक्वल टू 6। अब P5 को हम चार्ट में देखते हैं कहाँ पर कंप्लीट हुई, तो यह 16 पर कंप्लीट हुई है, 16 से यह टर्मिनेट हो गई है, तो 16 माइनस अराइवल टाइम P5 का 5 है, 5 इक्वल टू 11, मतलब इसका टर्न अराउंड टाइम 11 है। अब हम यहाँ पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू टोटल टर्न अराउंड टाइम यानी सभी का ऐड अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितनी प्रोसेस हैं, तो 14 + 17 + 2 + 6 + 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस यानी 5 प्रोसेस हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 50/5 इक्वल्स टू 10, तो यानी एवरेज टर्न अराउंड टाइम 10 है। अब हम यहाँ पर
वेटिंग टाइम यानी WT निकालेंगे, तो WT इक्वल्स टू TAT माइनस BT, यानी वेटिंग टाइम इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो सेम TAT की तरह सभी प्रोसेस का अलग अलग WT होगा वेटिंग टाइम। तो सभी प्रोसेस को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, P1 P2 P3 P4 P5। तो अब यहाँ हम TAT लेफ्ट साइड से देखते जाएंगे। P1 का TAT है 14 माइनस बस टाइम, P1 का बस टाइम 5 था, तो 14 में 5 माइनस कर देंगे तो इक्वल्स टू 9। इसी तरह हम P2 को भी निकाल लेंगे। तो P2 का 17 है TAT और माइनस बस टाइम P2 का 7 है, 17 माइनस 7 इक्वल्स टू 10। इसी तरह P3 का TAT है 2 और माइनस बस टाइम भी 2 है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। P4 का TAT 6 है और माइनस बस टाइम है इसका 1, तो 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। और P5 का TAT 11 है और माइनस बस टाइम 3 है, तो 11 माइनस 3 इक्वल्स टू 8। अब इनका हम एवरेज निकालेंगे, तो सभी का सम अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस, यानी कि 9 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस यानी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 अपॉन 5 इक्वल्स टू 6.4। TAT एंड WT के बाद अब हम इसका रिस्पॉन्स टाइम निकालेंगे, यानी RT इक्वल्स टू होता है फर्स्ट एग्जीक्यूशन माइनस अराइवल टाइम यानी AT। सेम TAT एंड WT की तरह इसका भी हर एक प्रोसेस का अलग अलग रिस्पॉन्स टाइम होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट एग्जीक्यूशन क्या है। तो P1 का फर्स्ट एग्जीक्यूशन यानी उसे पहली बार प्रोसेस कब मिला था, तो P1 को यहाँ पर 4 में पहली बार प्रोसेसर एलोकेट हुआ था और 6 में कंप्लीट हुआ था, तो 4 इसका फर्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम है। 4 माइनस अराइवल टाइम 3 है, अराइवल टाइम इक्वल्स टू 1, इसका रिस्पॉन्स टाइम 1 हो गया। इसी प्रकार P2 को देखेंगे, P2 को सबसे पहली बार CPU कब मिला था। लेफ्ट हैंड साइड से चार्ट में देखेंगे तो P2 जहाँ पर पहली बार मिलेगा, तो P2 को सबसे पहली बार CPU 2 पर मिल गया था, यानी 2 इसका फर्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम है और माइनस अराइवल टाइम जो कि 1 है, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। इसी तरह P3 को देखते हैं, तो P3 को सबसे पहली बार CPU 0 पर ही एलोकेट हो गया था, तो इसका फर्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम 0 है माइनस अराइवल टाइम भी 0 है इक्वल्स टू 0। अब P4 का देखेंगे, तो P4 को लेफ्ट साइड से स्कैन करने पर चार्ट में सबसे पहली बार CPU 14 पर मिला था, तो 14 माइनस और इसका जो अराइवल टाइम है यानी P4 का अराइवल टाइम है 9, 14 माइनस 9 इक्वल्स टू 5। इसी प्रकार हम P5 को देखते हैं, तो चार्ट में देखने पर P5 को फर्स्ट एग्जीक्यूशन 8 पर मिला था और माइनस अराइवल टाइम इसका है 5 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब हम एवरेज रिस्पॉन्स टाइम निकालेंगे, तो सभी को ऐड करेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, तो 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 3 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है, तो 5 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, इसका आंसर 2। आप ऐड करके इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। अब हम इसका थ्रूपुट निकालेंगे, तो थ्रूपुट यानी TP इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है, 5 अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ गैंट चार्ट में आप देख सकते हैं 18 लास्ट टाइम है, यानी टोटल टाइम 18 लगा। आप इसे बस टाइम को ऐड करके भी टोटल टाइम पता कर सकते हैं। तो यह 5 डिवाइड बाई 18 इक्वल्स टू 0.27 इसका टोटल थ्रूपुट हो गया। इसकी नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इस नोट्स को पा सकते हैं। और आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।